नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपनी YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कल से मैंने उत्तराखंड से संबंधित श्रृंखला प्रारंभ की हुई है। आज उसका सेकंड पार्ट में आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्नावली मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। इसी से आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। उत्तराखंड, पहला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। दोस्तों, आप सभी को इस प्रश्न का आंसर आता होगा। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि ये देश का ऐसा पहला ग्लास ब्रिज है, कहाँ से बनने वाला ये ब्रिज है, ये कहाँ बनाया जाएगा। दोस्तों, ये उत्तराखंड के अंतर्गत ऋषिकेश में ये देश का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक समझें तो उत्तराखंड आप सभी को पता है सबसे फेमस टूरिज्म प्लेस के रूप में ऋषिकेश को जाना जाता है। देश का पहला जो फ्लोर ग्लास से जो बनाए जाने वाला ब्रिज है, ये लक्ष्मण झूला के बराबर में ये झूला बनेगा, ये ग्लास ब्रिज बनेगा। इसका फर्श इतना मजबूत है जो पारदर्शी कांच के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इस पर चलने वालों लोगों को ऐसा प्रतीत होगा कि नदी की सतह पर वो सैर कर रहे हैं। और ये 90 वर्षों से ऋषिकेश की जो पहचान बना हुआ आ रहा था, जो लक्ष्मण झूला, सुरक्षा कारणों की वजह से क्या कर दिया गया था, उसको पिछले जुलाई माह में उसे बंद कर दिया था। और उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस पुल का डिजाइन, जो हमने ग्लास ब्रिज का जो डिजाइन की बात करें, ये इस पे अमल कर रही है। और उत्तराखंड के अतिरिक्त यदि मैं बात करूं, जो इस ब्रिज को बनाने के लिए जो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी इस पर अपना बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस ब्रिज को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। अगर मैं इस ब्रिज के बारे में बात करूं तो लक्ष्मण झूले के ये समानांतर ये ब्रिज बनाया जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं दोस्तों तो 8 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की यदि मैं बात करूं 132.30 मीटर इसकी लंबाई है। और इसमें जो कांच के 2 फर्श बनाए जाएंगे, जहां पर एक तरफ से आने जाने का, दूसरे तरफ से एक तरफ से एग्जिट होगा, एक तरफ से एंट्री होगी इसमें। इस प्रकार से ये ब्रिज को बनाया जा रहा है। देखिए, इस ब्रिज के ऊपर से रोड, देखिए बीचों बीच में 2.5 मीटर चौड़ी इसमें रोड भी बनाई जाएगी, जिसमें दोपहिया वाहन जैसे हल्के वाहन इसमें क्या हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक को ये जा सकते हैं। कांच की मोटाई की यदि मैं बात करूँ तो 3 इंच मोटी इस कांच की परत होगी। और प्रति वर्ग किलोमीटर की यदि मैं बात करूँ, वर्ग मीटर की बात करूँ तो ये 750 किलो बोझ सह सकता है इसका, प्रत्येक इंच की यदि मैं बात करूं, ठीक है। और इसकी खासियत क्या रहे, जो इसके ब्रिज के इस्तेमाल में किए जाने वाले जो लोहे के खंभे हैं, और उस जो जैसे कि आम जो छड़ होते हैं, इसके अलग मटेरियल से इसको बनाया जा रहा है। और इस पुल की लंबाई मैंने आपको बता दी है, 132 मीटर इसकी है। और दोनों की किनारों की सतह से ये 7 फीट ये ऊँची इसमें रेलिंग लगाई जाएगी। और इस पे जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें जो ये रहेगा, इस ब्रिज को बनाने के लिए चीनी कंपनी द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। चीन की कंपनी द्वारा इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं एक ब्रिज और जो बन के जो तैयार हो चुका है उत्तराखंड के अंतर्गत ही, उसको भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड का जो सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जिसे डोबरा चाटी में यह बनाया गया है। यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो ये ब्रिज बनाया गया टिहरी बांध से निर्मित जो देव सुमन झील, जो कृत्रिम रूप से जो झील बनी है, उसके ऊपर ये डोबरा ब्रिज को बनाया जा रहा है। ये इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। और उत्तराखंड का ये सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज या इसे झूला भी कह सकते हैं। और ये 14 वर्ष से इस झूले का डिजाइन जो बना रहे थे, कोरियाई कंपनी के इंजीनियर कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया जा रहा था। और अगर मैं इस डोबरा चट्टी झूले की लंबाई की यदि मैं बात करूँ तो ये 725 मीटर इसकी लंबाई है। और इसके ऊपर के जो सस्पेंशन ब्रिज के जो लंबाई होगी, अगर उसकी यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों उसकी जो लंबाई रहेगी 440 मीटर इसकी रहेगी। अगर हम समुद्र तल से डोबरा चाटी ब्रिज की लंबाई ऊंचाई नापें तो दोस्तों ये 850 मीटर इसकी ऊंचाई ये है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होगा, इसमें वाहनों के लिए भी आने जाने के लिए 5 मीटर की इसमें चौड़ी सड़क टाइप की बनाई जाएगी। और दोनों तरफ इसमें 75 मीटर की इसमें क्या करा जाएगा, फुटपाथ छोड़ा जाएगा, जिसमें लोग आवाजाही कर सकते हैं, पैदल लोग इधर से उधर जा सकते हैं। और इस जो डायनामिक
रूप से इस झूले को क्या कर रहा है, पूरी रूप से इसको सजाया गया है। रात में इसमें रोशनी से भी इसे बहुत सजाया गया है। रात में ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस स्थान को घोषित किया गया है? ये आपको सभी को पता होगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ और किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो गैसन को ये बना दिया गया है। और यदि मैं बात करूँ थोड़ा गैसन के बारे में, थोड़ा सा आपके समझ के लिए इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। पश्चिमी रामगंगा के जो उद्गम स्थल के समीप, ठीक है, जो पश्चिमी रामगंगा जो प्रवाहित होती है उसके उद्गम स्थल के समीप गैसन सबसे पहले 1980 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में इन्होंने गैसन को क्या कर दिया था, यहाँ पर इसको राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पर आम जनमानस के समर्थन से इसे आम या कहें राजधानी घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब जिस समय उत्तराखंड सरकार का गठन हुआ था 2000 में, तो उस समय देहरादून को क्या कर दिया गया, अस्थायी राजधानी के रूप में बना दिया गया था। और वर्तमान वर्ष में अगर मैं बात करूं 2020 में 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और 8 जून 2020 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और 15 अगस्त 2020 को यहाँ पर झंडारोहण कार्यक्रम किया गया था। और जो ये गैसन को क्या कर दिया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और शीतकालीन राजधानी कभी क्वेश्चन बनेगा तो शीतकालीन राजधानी कब और कहाँ बनी, ये आपके देहरादून में, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायो सिटी पार्क कहाँ खोला गया है? दोस्तों, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बायो सिटी पार्क जो खोला गया है नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी में इस बायो सिटी पार्क को बनाया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों के या कहें विश्व के तमाम ऐसे जैव विविधता से संबंधित ऐसे औषधि रूपी पौधे, ऐसे पेड़ पौधों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर 40 अलग अलग जोनों में या कहें अलग सेक्शन में इसे विभाजित किया गया है, जहाँ पर आपको जड़ी बूटी से लेके जो विलुप्ति के कगार पर जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। मेन उद्देश्य यहाँ पर जो बायोसिटी का जो मतलब है दोस्तों, यहाँ वृक्ष हैं या जो चीज़ें विलुप्ति के कगार पर हो रही हैं, जो औषधि के पौधे या जो दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, उनको यहाँ पर संरक्षण दिया जाएगा। जैव विविधता का एक अनूठा रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा और 4000 एकड़ में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का चौथे नंबर का प्रश्न, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? दोस्तों, जो लाइकेन जो पार्क जो बनाया गया है ये मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये बनाया गया, कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत जो ये बना है, ठीक है। अब ये लाइकेन क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का यह कवच होता है जो आप देखोगे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो 5000 मीटर की ऊंची जो हिमालयी पहाड़ी होती हैं, जैसे देहरादून के अंतर्गत ये आपका मसूरी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, बागेश्वर, इन जनपदों में ये लाइकेन पाया जाता है, ठीक है। अब लाइकेन पार्क को स्थापित करने का मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वो रिसर्च कर सकें कि वातावरण की जैव विविधता के रूप में किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, उसका यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 13 मई 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? देखिए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, होप नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से जो बेरोजगार युवा साथी हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर किस विभाग में कितनी पोस्ट आनी, कहीं पर संविदा के रूप में आ रही है, कहीं पर अन्य ऐसी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है जहाँ से लोगों को यहाँ से रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध हो सके। इस प्रकार का ये पोर्टल बनाया गया था। अब इस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? होप जो पोर्टल है इसका पूरा नाम कभी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग आउट पीपुल वेयर करके इस पोर्टल का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 7वें नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की है? देखिए, ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने अनाथ बच्चे, जिनके बच्चों के ऊपर से माता पिता का साया उड़ जाता है, ऐसे बच्चों को 5% आरक्षण देने का यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार द्वारा। यहाँ पर इनको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जहां पर सरकारी नौकरी पे या अन्य क्षेत्रों में इनको 5% आरक्षण देने का कार्य कर रही है उत्तराखंड सरकार। तो ये बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इसको दिया जा रहा है, ठीक है।
किस मंत्रालय से अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो है आपका बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 8वें नंबर का प्रश्न दोस्तों देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 संस्थागत किस क्षेत्र में दिया गया है। देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न, जून 2020 में कुमाऊं आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। जून 2020 की बात करें तो उस समय जो कुमाऊं आयुक्त जिन्हें नियुक्त किया गया था वो अरविंद कुमार हैंकी जी को यहाँ पर नियुक्त करा गया था। अब अगर वर्तमान समय की पूछें 2022 में कौन उत्तराखंड कुमाऊं के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं, तो वो दीपक रावत को यहाँ पर कुमाऊं आयुक्त के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब 10वें नंबर का प्रश्न की यदि बात करें तो वर्चुअल क्लास प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो राज्य आपका उत्तराखंड है, जहाँ पर वर्चुअल क्लास प्रारंभ करने का जो श्रेय जो मिला उत्तराखंड राज्य को मिला। ठीक है, अब 11वें नंबर का प्रश्न, वर्ष 2017-18 के लिए खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मनीष सिंह रावत जी को ये पुरस्कार आपका दिया गया है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, देश में जानवरों के लिए पहले क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना 14 जुलाई 2020 को कहाँ की गई थी। ये आपको आप सभी को पता है कि 2020 में कोरोना किस प्रकार से अपना भयानक रूप धारण किया हुआ था, जिससे कि संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं इसके भयभीत से या कहें इसके प्रकोप से पीड़ित था, या कहें इससे जानवर भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे थे। तो जानवरों को बचाने के लिए, जानवरों पर यह वायरस ना फैले, इसको मद्देनजर रखते हुए देश में ऐसा पहला क्वारंटाइन सेंटर जो बना आपके, वो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत ये बना। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की, जहाँ पर जो पशुओं और सभी जानवरों को यहाँ पर सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 13वें नंबर का प्रश्न, वर्ष 2020 में उत्तराखंड में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2020 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना दोस्तों। उत्तराखंड से 3 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसी कड़ी का अगला प्रश्न 14वें नंबर के, उत्तराखंड के किस जनपद में राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत इसे बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें नंबर का प्रश्न, किस दिन गैरसैंण आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। ये आपको इससे पूर्व मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको बता दिया था। देखिए 8 जून 2020 को ये आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसे जाने लगा, और 4 मार्च 2020 को इसकी घोषणा हुई थी, और 8 जून 2020 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, जिसको आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाने लगा, अब यहाँ पर बन गया। और 15 अगस्त 2020 को यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम इत्यादि किया गया। अब इसी कड़ी का 16वें नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। मेजर सुमन गवानी जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 17वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने 2020 और 21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश किया था। जिस समय 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ का यहाँ पर बजट पेश किया गया था, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 53 करोड़ 526 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या किया गया है, बजट का प्रावधान किया गया, या कहें इस वर्ष के लिए पेश किया गया। अब 18 नंबर का प्रश्न, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड से किस बालिका का सम्मान किया गया, ये आपको बताना है। देखिए ये जो वीरता पुरस्कार जो सम्मान दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये पता होगा। जिन बच्चों को पता नहीं है वो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए अपने जीवन में कुछ ऐसे कारनामे कर जाना, या अपने ज़िंदगी पर खेल के किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाना, ये वीरता के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार मिला था 2020 में, तो ये राखी रावत को ये पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, देश में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन है।
कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो अपनी कृषि भूमि को पट्टे पर देने का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। जो कृषि नहीं कर पाते हैं, जिनकी कृषि योग्य भूमि है, वो किसी को किराए पर इसे या कहें लीज पर उस भूमि को दे देता है और उससे भी स्वयं भी मुनाफा लेता है, और जो कृषक होता है वो भी उससे कहीं ना कहीं मुनाफा लेता है। ठीक है, ये जो प्रावधान किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। इसी कड़ी का 20वें नंबर का प्रश्न, 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड भवन का लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहाँ किया, ये आपको बताना। देखिए, मुंबई, जिसे हम अर्थ और कैपिटल भी कहते हैं, भारत के व्यय का कैपिटल भी कहते हैं, अर्थव्यवस्था की कैपिटल जो हमारा है मुंबई में, तो वहाँ पर उत्तराखंड का लोक भवन बनाया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं, और उनके निर्देशन में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ये किया गया था। ठीक है, ये कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में सभी राज्य के यहाँ पर भवनों का निर्माण किया गया। उत्तराखंड भवन का ये भवन लोकार्पण नहीं हुआ था, तो उत्तराखंड भवन का भी अब मुंबई में लोकार्पण कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी कड़ी का 21वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊं के देवता पुस्तक के लेखक कौन है। कुमाऊं के देवता कौन है, आपको पता होगा, ये गोलजू को कुमाऊं के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब पद्मा दत्त पंत जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अब 22वें नंबर का प्रश्न, 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, इस पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को क्या किया गया है, इस पुरस्कार से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 23वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 5000 से अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले 2020 में पद्मश्री से सम्मानित विभूति हैं, जिनके द्वारा ऐसे डॉक्टर की बात करें, ऐसे डॉक्टर जिनके द्वारा 500 से अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी इनके द्वारा कराई गई है। 2020 में इन्हें क्या पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसे डॉक्टर कौन हैं, ठीक है, ये डॉक्टर का नाम आप लोगों को यदि पता नहीं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर योगी एरन ये हैं, इन्होंने 5000 से भी अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी अपने क्लिनिक में इनके द्वारा किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें नंबर का प्रश्न, मैती आंदोलन के जनक जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अब जो मैतिक आंदोलन था उसके जो जनक के रूप में कल्याण सिंह रावत को यहाँ पर क्या गया था, सम्मानित किया गया था। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 25वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का, ठीक है, प्रोफेसर NK जोशी को यहाँ पर क्या किया गया, कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। अभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान समय में कुमाऊं के अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं, 2, जिसमें एक अल्मोड़ा विश्वविद्यालय, सेकंड नंबर का आपका ये कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल ये नियुक्त हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की। तो ये उत्तराखंड की उच्च शिक्षा निदेशक कौन है उत्तराखंड में, ये बताना है आपको। डॉक्टर कुमकुम रौतेला क्या है, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी कड़ी का 28वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है 28वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जनवरी 2020 में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, 2020 में, जनवरी 2020 में जो उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार है वो के अध्यक्ष के चुना गया, जस्टिस VK बिष्ट जी को यहाँ पर क्या किया गया है, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। अब जो 29वें नंबर का जो प्रश्न है, गगास के तट पर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जगदीश चंद्र पांडे जी द्वारा गगास के तट पर ये पुस्तक लिखी गई है। और इसी कड़ी में अगला प्रश्न, निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। देखिए, जो निवेदिता कार्की हैं, इनका बॉक्सिंग से इनका संबंध है, ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला नगर निगम कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों।
ये जो पहल प्रारंभ की गई थी, तो ये देहरादून नगर निगम द्वारा ये पहल शुरू की गई थी, जिसके अंदर प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये नगर पालिका देहरादून द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब 32वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 32वें नंबर का प्रश्न जो कह रहा है, उत्तराखंड विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान समय में विधानसभा के अंतर्गत, ठीक है, कितनी महिला विधायकों की संख्या है उत्तराखंड के अंतर्गत। दोस्तों ये 7 महिला विधायकों की संख्या है जो वर्तमान में उत्तराखंड विधान परिषद के अंतर्गत हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है, 33वें नंबर का प्रश्न है, 12 नवंबर 2020 को उत्तराखंड विधानसभा के किस विधायक का कोरोना के कारण आकस्मिक निधन हो गया। देखिए दोस्तों, जो 12 नवंबर 2020 को ये सल्ट के ये विधायक थे, सुरेंद्र सिंह जीना, जनपद अल्मोड़ा के ये विधायक थे। इनका निधन 12 नवंबर 2020 को कोरोना के कारण इनका आकस्मिक निधन हो गया था। और इसी कड़ी का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह जीना किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। तो दोस्तों ये सल्ट विधानसभा के ये विधायक थे, जो सल्ट विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 35वें नंबर का, 4 दिवसीय नायर वैली एडवेंचर स्पोर्ट फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किस के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। 4 दिवसीय ये नायर वैली एडवेंचर स्पोर्ट फेस्टिवल का हुआ था 2020 के अंतर्गत, किसके द्वारा ये किया गया था। देखिए दोस्तों, ये वर्तमान उस समय के जो मुख्यमंत्री रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसका किया गया था, उद्घाटन किया गया था, ठीक है। 36वें नंबर का प्रश्न, प्रोफेसर श्यामलाल सोनी कौन थे जिनका 27 नवंबर 2020 को कोरोना के कारण निधन हो गया, ये आपको बताना है। दोस्तों ये NIT श्रीनगर की ये क्या थे, निर्देशक के रूप में ये कार्यरत थे। इनका जो निधन हुआ था 27 नवंबर 2020 को कोरोना की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसी कड़ी का अगले प्रश्न की, आसान कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का यह पहला रामसर स्थल था है, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये आता है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व पार्क जो है ये पहला रामसर स्थल उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न भी है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान समय में पूछ रहा है रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये 37 की संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड ये प्रश्न भी हैं, आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, आपको ये बताना है। दोस्तों ये देहरादून जनपद के अंतर्गत है, ठीक है। अब इसी कड़ी का लास्ट अंतिम प्रश्न है, साइबेरिया प्रवासी पक्षियों का आवास कहाँ है, ये आपको बताना है। देखिए आसान कंजर्वेशन जो पार्क है जो देहरादून के अंतर्गत स्थित है, यहाँ पर ये पक्षियों का निवास स्थल है, क्योंकि ये माइग्रेट होकर अमेरिका से ये बहुत या कहें दूरस्थ क्षेत्रों से ये प्रवास करने के लिए ये साइबेरिया के जो पक्षी हैं ये देहरादून आते हैं, ठीक है, जो आसान कंजर्वेशन पार्क में ये आते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। अगली वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सम्मुख से उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।